हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिप्टे क्लासेस। सो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं फुल मॉक टेस्ट सीरीज़, तो जिसमें मैक्सिमम पोर्शन आपको रोहित सर करवा चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ जनरल साइंस, मैथ्स और स्टैट्स के एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है, हमारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पे आपको अवेलेबल है, तो अभी रमज़ान ऑफ़र चल रहा है गाइस। तो उस मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करने के लिए आप जो है वहाँ पे रमज़ान ऑफ कूपन कोड यूज़ करके हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को ओनली 99 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो अभी जाके आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप हमारे टेस्ट को परचेज़ कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन गाइस विद आवर फर्स्ट एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है गाइस, आपके पास बता रहा है कि आप में से जो ये गिवन ऑप्शन है, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी ऐसी एग्जांपल्स है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। देखिए, पहला गाइस आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो जो मून की मोशन होती है अर्थ के अराउंड, क्या वो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जाम्पल है? मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, मोशन ऑफ कार ऑन क्राउडेड रोड, मोशन ऑफ अ मूविंग फैन। तो गाइज आप कोशिश कीजिएगा आंसर को अटैम्प्ट करने की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आंसर आपको बाद में बता दूंगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, यानी कि जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म रहती हैं। ठीक है, वो कभी भी अपनी जो स्पीड, अपनी वेलोसिटी को जो है कम या ज़्यादा नहीं करती हैं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं। अब देखिए, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, तो अर्थ के अराउंड आपके पास जो मून का मोशन है, देखिए गाइज वो तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, वो आपके पास यूनिफॉर्म रहता है। तो आपके पास ऑप्शन ही राइट है। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, तो जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड है वो आपके पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं। तो बी ऑप्शन भी आपके पास राइट आ जाता है। मोशन ऑफ कार ऑन क्राउडेड रोड, तो देखिए आपके पास क्राउडेड रोड है, तो कार की जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो आपके पास चेंज हो सकती है। ठीक है, कभी आपके पास 10 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, तो यूनिफॉर्म नहीं होगी उसकी वेलोसिटी। ठीक है, सो डी ऑप्शन आपके पास मोशन ऑफ अ मूविंग फैन, तो जो आपके पास फ़ैन होता है, ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक फ़ैन जो होता है, जब आप फ़ैन को यूज़ करते हो तो स्टार्टिंग में, इनिशियल में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो नॉर्मल होती है, और फिर थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है, तो यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो इसका गाइस जो आपके पास राइट ऑप्शन रहने वाला है वो आपके पास है गाइस यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज़ ए एंड बी। तो ए एंड बी के लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके लिए क्या आएगा गाइस? ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप गाइस आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो गाइस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करंट इन अ जनरेटर आर्मेचर इज AC बिकॉज, तो देखिए हमारे पास जो आर्मेचर में और जो जनरेटर का आर्मेचर होता है उसमें करंट हमारे पास कौन सी होती है? AC करंट होती है। क्यों होती है वो हमने रीज़न बताना है। तो बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस एट इंटरवल्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिवर्स कर देता है। द करंट इन द फील्ड कॉइल इज़ AC, तो आपके पास जो कॉइल्स होती हैं उनमें जो करंट होती है वो AC करंट होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है द रोटेशन ऑफ आर्मेचर काजेज द फील्ड थ्रू इट टू रिवर्स, तो आपके पास जो आर्मेचर होता है जब वो रोटेट करता है तो उससे काज होता है करंट को रिवर्स होने का। डी ऑप्शन आपके पास द कम्यूटेटर फीड्स करंट इनटू इट इन ए अपोजिट डायरेक्शन एट एवरी हाफ साइकिल, तो हर हाफ साइकिल के बाद जो है आपके पास कम्यूटेटर जो होता है वो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर देता है। तो देखिए इस यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं, एक एक कम्यूटेटर होके आर्मेचर। तो देखिए इनको समझते हैं। तो पहले आर्मेचर को समझते हैं कि आर्मेचर हमारे पास होता क्या है। तो देखिए गाइज, ये आपके पास एक कोर होती है। ठीक है, इस तरह के आपके पास ये इलेक्ट्रिक मोटर की एक डिवाइस होती हैं। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे ये आर्मेचर की शेप में होता है। ठीक है, और यहाँ पे वाइंडिंग होती है इसकी। ठीक है, कॉइल्स वगैरह होती हैं यहाँ पे, इस तरह के आपके पास होती है। ये कोर होती है आपके पास, और ये किस मटेरियल से बना होता है? सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है। ठीक है, और सिलिकॉन मटेरियल से इसलिए बना होता है ताकि इसमें जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम हिस्टैरिसीस लॉस भी कहते हैं। तो देखिए एडी करंट्स आपके पास जनरली जब वार्म हो जाता है आपके पास, ठीक है, हीटअप हो जाता है आपके पास सिस्टम, उस वजह से जो करंट लॉस होता है उसको हम एडी करंट्स बोलते हैं। और आर्मेचर जो होता है इसकी जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो क्या आपके पास जनरली क्या प्रोड्यूस करता है? वाइंडिंग मीन्स जो यहाँ
यहाँ पे आपने कॉइल्स यहाँ पे लगाई होती हैं, ठीक है। तो ये कॉइल्स आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की जाती हैं, और ये वाइंडिंग जो होती है ये कॉइल्स से मिलकर बनी हुई होती है, कॉइल्स की कलेक्शन होती है। तो आर्मेचर आपके पास जनरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। तो ये गाइस होता है आपके पास आर्मेचर। उसके बाद हम कम्यूटेटर समझते हैं कि आपके पास कम्यूटेटर क्या है। तो कम्यूटेटर भी गाइज आपके पास जो है आर्मेचर के ही साथ होता है। ये भी एक जो आपके पास डिवाइस होती है, ठीक है, जो आपके पास करंट को कलेक्ट करती है, ठीक है। जो आर्मेचर यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है ये उस करंट को कलेक्ट करता है इस कोर वाइंडिंग से, ठीक है। जो आपके पास ये वाइंडिंग यहाँ पे यहाँ से इस करंट को ये कलेक्ट करता है, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कम्यूटेटर। ये आपके पास जो करंट होती है उसको ये कन्वर्ट करता है फ्रॉम AC टू DC। तो ऑप्शन तो गाइज आपको पूछ सकते हैं कम्यूटेटर आपके पास क्या करता है, ये आपके पास AC को DC में कन्वर्ट करता है। AC आपके पास कौन सी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट, और DC आपके पास कौन सी होती है, DC करंट। तो अगर गाइज अब हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन C जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो बोलता है जो आपके पास आर्मेचर रोटेट करता है, ठीक है, तो आर्मेचर रोटेट करता है उससे क्या होता है, काजेज द फील्ड थ्रू इट टू रिवर्स। तो बोलता है वो क्या करता है, जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्या काज कर देता है, ये रिवर्स कर देता है। तो वो किसका काम होता है, आर्मेचर का। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन AC जनरेटर एंड अ DC जनरेटर इज़ दैट। तो देखिए AC जनरेटर आपके पास क्या होता है, DC जनरेटर आपके पास क्या होता है, तो एसेंशियल डिफरेंस जो है इनके बिटवीन आपने बताना है। देखिए AC जनरेटर हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल DC जनरेटर हैज़ परमानेंट मैग्नेट। तो AC जनरेटर में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और DC जनरेटर में आपके पास परमानेंट मैग्नेट होता है। सेकंड ऑप्शन है DC जनरेटर विल जनरेट ए हाई वोल्टेज। तो DC जनरेटर जो होते हैं हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो AC जनरेटर विल जनरेट अ हाई वोल्टेज। तो AC जनरेटर जो है वो आपके पास वो हाई वोल्टेज जो है जनरेट करते हैं। AC जनरेटर हैज़ स्लिप रिंग्स वाइल DC जनरेटर हैज़ अ कम्यूटेटर। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि DC जनरेटर जो आपके पास जनरेटर होते हैं उनमें जनरली आपके पास क्या पाए जाते हैं, कम्यूटेटर पाए जाते हैं जो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो AC जनरेटर में अभी हमने देखा कि स्लिप्स होती हैं, रिंग्स होती हैं, ठीक है, वाइंडिंग कॉइल्स की फॉर्म में होती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला गाइस वो है ऑप्शन डी, यानी कि AC जनरेटर हैज़ स्लिप रिंग्स वाइल द DC जनरेशन हैज़ अ कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्न प्रोडिक टेबल। तो मॉडर्न प्रोडिक टेबल को अगर हम कंसिडर करें गाइस तो बोलता है इन गिवन ऑप्शन में से आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। हम इनकरेक्ट देखते हैं। तो देखिए करेक्ट तो पहले हम करेक्ट चेक करते हैं कि करेक्ट कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो देखिए जो हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग बेस पे होते हैं। तो वो तो जनरल है गाइस, जैसे हाइड्रोजन आपका यहाँ पे होता है, हीलियम आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। इसी तरह से आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो पहला तो हमारे पास ठीक आ जाता है। सेकंड देखते हैं, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स हैं। तो ये भी ठीक है, ठीक है। हमारे पास कितने हैं गाइस, ये वर्टिकल कॉलम जो होते हैं टोटल कितने हैं, 18 हैं। और पीरियड्स भी आपके पास होते हैं गाइस, पीरियड्स कितने होते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। सी ऑप्शन देखते हैं गाइस, ट्रांजिशन एलिमेंट फिट इन द मिडल ऑफ लॉन्ग पीरियड्स। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स के मिडल में फिट होते हैं। तो ये आपके पास ट्रांजिशन होते हैं गाइस इस तरह से, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ट्रांजिशन मैंने आपको बताई थी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो ये भी आपके पास यहाँ पे ठीक आ रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं, नोबल गैसेज आर आर्बिट्रेरली प्लेस्ड इन 18 ग्रुप। तो आपके पास जो नोबल गैसेज होती हैं, देखिए नोबल गैसेज जो होती हैं उसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, 18 ग्रुप में प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो 18 ग्रुप में ही आपकी नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है। ये भी तो ठीक है। फिर यहाँ पे गलत क्या आ गया गाइस, ऑप्शन डी को देखिए गाइस, अगर ध्यान से पढ़े हम तो यहाँ पे बोला नोबल गैसेज आर्बिट्रेरली प्लेस्ड इन 18th ग्रुप। आर्बिट्रेरली का मतलब देखिए गाइस क्या होता है, आर्बिट्रेरली का मतलब होता है कि विदाउट एनी रीज़न, बोलता कोई भी रीज़न नहीं था हमारे पास, बस ऐसे ही हमने प्लेस कर दिया नोबल गैसेस को 18 ग्रुप में। तो ऐसा तो है नहीं गाइस, देखिए इसका रीज़न है, 18 ग्रुप में नोबल गैसेस को प्लेस करने का रीज़न है, कोई वजह है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने आर्बिट्रेरली ये नहीं है कि हाँ जी कहीं एटॉमिक जो भी आपके पास नोबल गैसेस थे वो मॉडर्न प्रोडिक टेबल में कहीं पे फिक्स नहीं हो रहे थे, इसके लिए इनको हमने 18 ग्रुप में प्लेस कर दिया, ऐसा नहीं है। रीज़न है इसलिए नोबल गैसेस को वहाँ पे हमने
जो है डाला हुआ है। तो नोबल गैसेस देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल होती हैं, ठीक है, और ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो आपके पास जैसे नोबल गैसेस देखें तो नोबल गैसेस आपके पास क्या क्या हैं गाइस, जैसे नियॉन है, ठीक है, आर्गॉन है, आपके पास क्रिप्टॉन है और रेडॉन है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या हैं गाइज, यहाँ पे हीलियम भी आपके पास जो है वो भी क्या है, नोबल गैसेज हैं। तो ये आपके पास सारी नोबल गैसेज हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे। ठीक गाइज, होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन मेटल इज़ फॉल्स। अब देखिए हमने बताना है कि नॉन मेटल के रिगार्डिंग, नॉन मेटल आपके पास क्या होते हैं गाइज, जो नॉन लस्ट्रियस होते हैं, ठीक है, जो आपके पास साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो आपके पास चमक नहीं देते हैं, ये जनरली इन द फॉर्म गैसेस की फॉर्म में होते हैं नॉन मेटल्स आपके। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि बोलता है 11 नॉन मेटल्स आर इन गैसेस स्टेट। तो 11 नॉन मेटल आपके पास हैं जो गैसेस स्टेट में हैं। तो ये आपके पास राइट आंसर है गाइस, ठीक है। जैसे अगर आप जितने भी नोबल गैसेस देखो तो नोबल गैसेस के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आते हैं वो सारे आपके पास किस में हैं, गैसेस स्टेट्स में, वो सारे आपके पास नॉन मेटल हैं। उसके बाद अगर 17 ग्रुप्स के देखो, हेलोजन जिसको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, तो उसमें भी आपके पास क्लोरीन वगैरह जो आता है क्लोरीन ग्रुप, वहाँ पर भी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कौन से एलिमेंट्स हैं, गैसेस के एलिमेंट्स हैं। यानी कि पी ब्लॉक के जितने मैक्सिमम एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, गैसेस एलिमेंट्स, तो वो 11 से ज़्यादा आपके पास आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए तो ठीक आ जाता है। बी देखते हैं, गैस कार्बन इज़ गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलता है जो गैस कार्बन है आपके पास वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये भी ऑप्शन जो है गाइस वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी सी देखते हैं, द ब्लैक मटेरियल इनसाइड अ पेंसिल इज मेटल लेड। तो बोलता है जो हमारी पेंसिल होती है गाइस उसके अंदर जो ब्लैक मटेरियल होता है जिससे हम लिखते हैं, बोलता है वो लेड का होता है। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं गाइस, बोलता है ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनार्स इन नेचर। बोलता है जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनार्स इन नेचर। नॉन सोनार्स का मतलब होता है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो वो तो ये बात भी ठीक है, ठीक है, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनार्स इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें डाउट क्रिएट हो रहा है। बोलता है जो ब्लैक मटेरियल होता है पेंसिल के अंदर वो लेड का बना होता है। देखिए गाइस वो लेड का नहीं बना हुआ होता है, आप सब जानते होंगे वो किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का, ठीक है, कार्बन की जो ऑलोट्रॉफिक फॉर्म है, तो ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे 45 का आपके पास क्या जाता है, सी, विच इज़ फॉल्स फॉर नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, यूट्रोफिकेशन कॉजेज रिडक्शन इन। तो देखिए यूट्रोफिकेशन जो है ये क्या काज करती है आपके पास, किसकी रिडक्शन करती है। तो यूट्रोफिकेशन को समझते हैं गाइस। देखिए आपके पास जो लेक्स होती हैं, ठीक है, या सीज होते हैं, तो जनरली वहाँ पे क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पे जो होती हैं एल्गाई जो हैं वहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि वाटर को वो कवर कर लेती हैं इस तरह से। ग्रीन एल्गाई जनरली आपको दिखने को मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो इन डेप्थ वाटर में रहते हैं, हैबिटेट के उनका वहाँ पे बना हुआ होता है, तो जनरली उनको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने लगती है, ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सारे कहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये जो आपके पास यहाँ पे ग्रीन एल्गाई होती हैं, दूसरी टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, वाटर प्लांट जो होते हैं वो उनको ऑब्जर्व कर देते हैं और नीचे जो है वो ऑक्सीजन को नहीं जाने देते हैं। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एक्चुअली आपके पास क्या होती है, वाटर के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। तो यूट्रिफिकेशन से सिंपल हम समझ लेते हैं कि यूट्रिफिकेशन जो होती है काजेज रिडक्शन इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो इसका सीधे से आपके पास क्या ऑप्शन आ जाता है गाइस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट केमिकल इक्वेशन। तो देखिए केमिकल इक्वेशन के लिए हमने देखना है कि इनमें से कौन सा आपके पास जो राइट ऑप्शन है। तो मास इज कंजर्व्ड, ठीक है, तो ये भी तो ठीक है, हमारे पास मास कंजर्व्ड रहता है कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे हम बोलते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो मास इज कंजर्व्ड, ठीक है। उसके बाद एटम्स आर कंजर्व्ड, तो ये भी ठीक है, ठीक है, जब भी केमिकल इक्वेशन होती है तो मास भी कंजर्व्ड रहता है और एटम्स भी कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि H2+O जो है H2O वाटर आपके पास बनता है, ठीक है, या हाइड्रोजन प्लस O ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है आपके पास क्या देता है, H2O वाटर देता है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे,
देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम तो जो हैं यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुए, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर यहाँ पे भी आपके पास दोनों सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी कंजर्व्ड रहते हैं। सी ऑप्शन देखिए, मासेस एज वेल एज एटम्स आर कंजर्व्ड। तो सी ऑप्शन जो है गाइज इसका राइट ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। इसमें दोनों कंजर्व्ड रहते हैं आपके पास, मास भी कंजर्व्ड रहता है केमिकल इक्वेशन में और एटम भी कंजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए आपके पास जो बायोगैस है वो किससे बनी हुई होती है। तो ऑप्शन है गाइज आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। सेकंड ऑप्शन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। तो गाइज यही आपके पास राइट ऑप्शन आ जाता है। तो बायोगैस जो अपने घरों में भी हम बनाते हैं गाइज, तो वो किससे बनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन से बनी हुई होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज़। तो देखिए इनमें से हमने देखना है कि आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होती है या इनको इन्फेक्ट करती है, तो वो आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाती हैं। तो पहला ऑप्शन गाइज आपके पास यहाँ पे ल्यूकोडर्मा, ठीक है। नो ल्यूकोडर्मा आपके पास आ जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस, बेरी और डायसेंट्रिया। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन गाइज आपके पास क्या है यहाँ पे, ल्यूकोडर्मा। तो ल्यूकोडर्मा को क्या बोलते हैं, वाइट पैचेज ऑन द स्किन। देखिए ल्यूको का मतलब ही होता है गाइज आपके पास वाइट, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ल्यूकोसाइट्स है ना, ल्यूकोसाइट्स जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो ल्यूको का मतलब आपके पास वाइट होता है। उसके बाद तो होता है डर्मा, ठीक है। तो डर्मा का मतलब ही होता है गाइज स्किन। तो वाइट पैचेज ऑन स्किन आपके पास ये कौन सी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो डर्मा का मतलब जैसा बोलते हैं हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो जो स्किन का डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डर्मा का मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्किन होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस। तो मूलतः विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू चेंज इफ़ द फॉरेस्ट कवर इज़ रिमूव्ड। मूलतः अगर हम फॉरेस्ट को टोटली कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बोलता है इसमें से सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग आएगी वो किस में आ सकती है, ठीक है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर का कौन सा कॉन्स्टिट्यूट है जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज आ सकती है। O2 लेवल जो वो इंक्रीज़ होगा, तो ये तो टोटली अगेंस्ट है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट को बिल्कुल रिमूव कर देंगे तो O2 लेवल डिक्रीज़ होगा आपके पास। CO2 लेवल इज़ इंक्रीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज़ इंक्रीज। तो ये ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, O2 लेवल इज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, तो ये भी गलत है। CO2 लेवल इज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन गाइज हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी आता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो गाइज ये थे आपके साइंस के 10 क्वेश्चन। होप आपको सब समझ आ गए होंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन है मैथ का आपके सामने, बोलता है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज़ 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 12√3, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वेक्टर इज़ व्हाट। तो हमने ए क्रॉस बी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले गाइज हम फार्मूला देखते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला आपके पास है गाइज यहाँ पे कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर होता है प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, इसका स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, ये मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। कि मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है गाइस। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है इन सब का, तो अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है यहाँ पे इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस, ठीक है, ये इज इक्वल टू की साइड चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, देखिए ए का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 64 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी देखिए आपके पास यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 9 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, देखिए ए डॉट बी आपके पास यहाँ पे गिवन है कितना है 12√3, देखिए 12 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 144 इंटू देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाता है, अगर हम देखें 12√3, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144 और 3 आपके पास है ऐसे ही रहेगा। तो जब आप इसको सेपरेट कर रहे होंगे ये आपके पास कितना जाता है 144। अब देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, ठीक है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है। जब स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट, और 144 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे इस स्क्वायर को हम हटा देंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या आती है, यहाँ पे 12 आती है। तो अगर ऑप्शन में देखो गाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर आ रहा है। आई होप गाइज क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, जो भी आपके पास यूनिट लेंथ होती है उसको इक्वल इंटरसेप्ट्स में कट करता है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। तो बोलता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमारे पास जो इक्वल इंटरसेप्ट्स में यूनिट लेंथ को कट करता है प्लेन को, बोलता है उसकी इक्वेशन क्या होती है गाइज हमारे पास। तो देखिए उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है गाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इनके द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑफ यूनिट लेंथ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन गाइस आपके पास यहाँ पे फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब। तो tan x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब है। ठीक है, ये तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब। अब देखिए tan x को गाइज मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, क्योंकि tan x हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स के बराबर होता है। साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब आ जाता है। अब देखिए साइन एक्स यहाँ पे कॉस एक्स जो है वो किसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन एक्स को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गाइज ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स और एक्स क्यूब। अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है कॉस एक्स और एक्स का क्यूब। ठीक है, अब देखिए गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं साइन एक्स को यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये भी साथ में लिखते जाना गाइज। अब देखिए साइन 0 डिग्री आपके पास किसके बराबर होता है गाइज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर दूँ तो देखिए साइन 0 डिग्री आपके पास हो जाता है 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। न्यूमरेटर में आपके पास 0 आए तो वो सोल्यूशन डिफाइंड होता है, बट डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। तो न्यूमरेटर में आप हमारे पास यहाँ पे 0 आ सकता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री आपके पास 0 के बराबर होता है। तो 0 को आप जिससे डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो आपके पास 0 ही आंसर रहता है। तो इसका राइट आंसर गाइज आपके पास जो है वो बी रहने वाला है, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, मैट्रिक्स का है आपके पास। बोलता है इफ़ मैट्रिक्स जैसे गिवन है आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए मैट्रिक्स के 2x माइनस 1 4 2 इज इक्वल टू दिस। तो देखिए जो भी आपके पास मैट्रिक्स होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ए आई जे। ठीक है, तो आई आपके पास रो होता है और जे आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x का लिंक देखते हैं यहाँ पे किसके साथ है। तो 2x यहाँ पे इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, मुझे और एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ x फाइंड करना है। तो x आपके पास सिंपल आ जाता है 3/2। तो इसका राइट आंसर गाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A set has 3 elements and set B has 4 elements. Then find the then number of injective function that can be defined from set A to set B is what? तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक सेट A है और एक आपके पास सेट B है। ये आपके पास क्या गया, सेट A है और ये सेट B है, और बोलता है इस पर एक इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइन है, और बोलता है सेट A के आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट। सपोज करता हूँ वो मेरे पास ABC हैं, और सेट B के एलिमेंट्स आपके पास कितने 4। वो सपोज करता हूँ मैं W X Y Z लेट करता हूँ मैं।
ठीक है। और बोलता हमने इंजेक्टिव फंक्शन इस पे डिफाइंड करना है, और कितने हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ इंजेक्टिव फंक्शन इस पे डिफाइन होंगे। देखिए इंजेक्टिव फंक्शन को हम वन वन फंक्शन भी कहते हैं। तो वन वन फंक्शन हमारे पास क्या कहता है, रिलेशनल फंक्शन हम कर चुके हैं। तो वन वन फंक्शन आपके पास क्या होता है गाइस, जो डोमेन के हर एक एलिमेंट को को डोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट करे, ठीक है, उनकी एक ही इमेज वहाँ पे मिले, तो वो आपके पास होते हैं वन वन फंक्शन। जैसे ए देखिए आपके पास यहाँ पे किसके साथ यूनिकली एसोसिएट कर सकता है, जो है डब्ल्यू के साथ भी कर सकता है। ए जो है आप बी यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्स के साथ भी कर सकता है, सी यहाँ पे जो है वाई के साथ करता है, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट जो हैं आपके पास, ये वन बाय वन जो है इन सारे एलिमेंट्स के साथ यूनिकली एसोसिएट करेंगे, ठीक है। अब ए यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो ए के साथ डब्ल्यू के साथ कर दिया, ठीक है। अब ए जो है वो एक्स के साथ करेगा, ठीक है। बी जो है वो डब्ल्यू के साथ करेगा, सी जो है वो वाई के साथ ही रहेगा, या सी जेड के साथ भी आ सकता है। उसके बाद ए जो है वो वाई के साथ आएगा, ठीक है। फिर ए जेड के साथ आएगा। ए पहले यूनिकली हर एक बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करेगा, फिर बी जो है वो यहाँ पे स्मॉल बी जो है वो इस सेट बी के हर एक एलिमेंट्स के साथ यूनिकली एसोसिएट करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इंजेक्टिव फंक्शन बनेंगे गाइज, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 × 4 कर दो, आपके पास इंजेक्टिव फंक्शंस डिफाइन हो जाएंगे। दैट इज़ 12। योर आंसर बी ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके पास, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपके पास एक अमाउंट है जिसपे 60% इंक्रीज़ हुआ है। तो देखिए 60% अगर किसी अमाउंट पे इंक्रीज़ हुआ तो मैं सपोज करता हूँ वो अमाउंट आपके पास कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। आपके पास जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 100 होगा, उसी पे आपके पास 60% इंक्रीज़ हुआ होगा। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ RS 12,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। बोलता है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12,000 पे 3 ईयर्स के बाद ऑन द सेम रेट। तो पहले हम रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या फार्मूला है, रेट इज इक्वल टू आपके पास होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू आपके पास क्या जाएगा गाइज यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम, यही आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए रेट को कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे कितना है 60% इनटू 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल आपके पास कितना गाइज, यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने अभी बताया था 100 है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम में यहाँ पे आपके पास गिवन है कितना है 6 ईयर है। क्योंकि 60% इंक्रीज़ हो रहा है आपके अमाउंट पे, तो वो 100 होगा आपके पास, 100 पे आपके पास 60% इंक्रीज़ हुआ होगा। हम लेट करते हैं। अब देखिए 100 और 100 कैंसिल, 6 1 6 6 10 आपके पास कितना होता है 60। तो रेट आपके पास कितना आ रहा है गाइज यहाँ पे 10%, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेट आपके पास कितना आ रहा है 10%। अब रेट आपके पास 10% आ रहा है तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखिए आपके पास फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू टाइम -1, ये आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो ठीक है, यहाँ पे लगा लो आप प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बट अब यहाँ आपके पास गिवन है कितना गाइज, ये 12,000 है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। 12,000 इंटू 1 प्लस रेट अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, 10/100 इंटू टाइम। टाइम देखिए अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपका 3 है, तो -1। देखिए गाइज जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास इसके लिए जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 3972। 3972 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना जाएगा गाइज 3972। आई होप गाइज क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है प्रोबेबिलिटी का है, बोलते हैं इन बक्स देयर आर 8 ऑरेंज 7 वाइट 6 ब्लू बॉल्स, इफ बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नाइदर ऑरेंज नॉर ब्लू। तो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास 8 ऑरेंज बॉल हैं, 7 वाइट हैं, 6 ब्लू हैं। बोलता आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो भी बॉल आपने उसमें से पिक किया ना ही ऑरेंज होना चाहिए तो ना ही ब्लू होना चाहिए। तो देखिए ना ही ऑरेंज होगा ना ही ब्लू होगा तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट निकलने की है। तो वाइट बॉल आपके पास कितने हैं, 7 वाइट बॉल हैं, तो टोटल बॉल आपके पास यहाँ पे कितने हैं 21। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी नाइदर ऑरेंज और नॉर ब्लू की, वो आपके पास आएगी 1/3, दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। बोलते पॉकेट ऑफ पेन कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स इन विच
स्टॉक का पेन, ठीक है, स्टॉक है पेन का। बोलते उसमें आपके पास कितने बॉल पेन है, 144 बॉल पेन है, और जिसमें से आपके पास 20 पेन्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है, और बाकी जो आपके पास अच्छे पेन हैं। बोलते गर्ल वेंट टू द शॉप टू परचेज अ पेन, द शॉपकीपर रेंडमली ड्रॉज वन पेन एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बाय द गुड पेन। बोलते शॉपकीपर ने क्या किया, रेंडमली वो उन 144 पेन को में से कुछ एक पेन उठाकर उस लड़की को दे दिया, ठीक है, उसमें से आपके पास 20 पेन जो है वो डिफेक्टिव भी थे। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि जो वो एक पेन उठाकर दिया था शॉपकीपर ने लड़की को, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी गुड पेन की। तो देखिए आपके पास टोटल कितने हैं, 144 है, उसमें से आपके पास डिफेक्टिव कितने हैं, 20 हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी गुड पेन आपके पास कितने आते हैं, 124। आपने प्रोबेबिलिटी किन की निकालनी है, गुड पेन की। तो गुड पेन आपके पास 124 आ गए, टोटल डिवाइडेड बाई आपके पास कितने पेन थे, 144। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 36, 31। तो 31 4 ज़रा आपके पास 124 होता, 31 5 ज़रा आपके पास कितना हो जाता है गाइस, 36 है। तो अब देखिए 36 4 ज़र 144 एंड 31 4 ज़र 125, तो इसके लिए अगर राइट ऑप्शन अगर आप देखो तो ऑप्शन सी जो है, ठीक है। सो 31/36 जो होगी वो प्रोबेबिलिटी होगी गुड पेन की, जो लड़की को दिया होगा शॉपकीपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus 5 is equal to 0 and minus 3x minus 6 plus 15 is equal to 0 have which solution। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में गाइज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, आपके पास वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं, नो सोल्यूशन मिलते हैं और इनफिनाइट मैनी सोल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई थी और कंडीशन भी बताया था कि कब कब वो मिलते हैं। तो देखिए आपके पास क्या होते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं इक्वेशंस के, उनको आपने चेक करना होता है, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इस तरह के आपके पास वहाँ पे कोफिशिएंट्स कुछ इक्वल थे। जब ये तीनों चीज़ें आपके पास इक्वल होती हैं, ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें आपके पास इक्वल होती है, कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाती हैं, उस वक्त आपकी जो लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। और जब पैरेलल लाइन्स होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो आपके पास कौन सा सोल्यूशन मिलता है, नो सोल्यूशन। सिंपल है गाइस, ठीक है। अगर यही आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है, उस वक्त आपके पास क्या होता है गाइस कि जो लाइन है आपके पास वो क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और इंटरसेक्ट करने का मतलब आपको वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलता है, एक ही जगह इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है गाइस, यूनिक सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। और जब आपके पास यहाँ पे कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो, उस वक्त आपके पास जो लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर जो है वो लाई करती हैं। और जब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं तो वहाँ आपके पास क्या मिलते हैं, इनफिनाइट सोल्यूशन। आई होप गाइज आपको रिकॉल हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में वेरिएबल्स को कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे क्या है -3, तो यह आता है -3 इज इक्वल टू यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -6 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे आपके पास 15। अब देखिए -1/3 यहाँ पे 2 1 2 3 1/3 आ जाता है, यहाँ पे भी -1 और 3, तो -1/3 इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू -1/3। तो ये सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो ये जब कोफिशिएंट सारे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल होते हैं, उस वक्त आपके पास जो लाइन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लाइन्स पैरेलल लाइन्स होती हैं। और जब पैरेलल लाइन होती हैं आपके पास वहाँ पे नो सोल्यूशन होता है। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन होगा गाइस, नो सोल्यूशन। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, परम्यूटेशंस का है। अब देखिए बोलता है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 इंडियंस एंड 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिशमैन कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल द पर्सन ऑफ द सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर। बोलता है आपके पास 8 इंडियंस हैं और 4 अमेरिकन और 4 इंग्लिशमैन हैं। बोलता है वो एक रो में बैठे हुए हैं और सो दैट द पर्सन ऑफ द सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर, और जितने भी नेशनैलिटी के पर्सन हैं वो भी साथ में ही बैठे हुए, सेम नेशनैलिटी, अगर इंडियन के 8 लोग हैं तो वो एक दूसरे के साथ में ही बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है गाइस, अब इंडियंस के अगर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इट मीन्स उनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल। अगर आपके पास अमेरिकन 4 लोग बैठे हुए हैं तो उनका फैक्टोरियल क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि वो भी आपस में अरेंज होंगे। अगर 3 इंग्लिशमैन बैठे हुए हैं
4 इंग्लिशमैन बैठे हुए हैं तो उनका भी आपस में अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो भी अपने आप को जो है अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल में। तो ये आपके पास कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे 3 नेशनलिटी के लोग हैं, इंडियंस, अमेरिकन एंड इंग्लिशमैन, तो ये भी आपस में खुद को जो है वो अरेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आता है गाइज आपके पास ऑप्शन ए, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल आ जाता है गाइज। तो गाइज ये थे आपके मैथ्स के 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज़ अब हम स्टैटिक्स के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइज़ आपके पास स्टैटिक्स का, द डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स ऑफ। तो देखिए इस वेरिएबल जब भी आपके पास आ जाते हैं तो हमेशा क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, और एट्रीब्यूट्स जब भी आपके पास आते हैं वो क्वालिटेटिव इन नेचर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ओपन एंड क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन होती है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो जब भी आपके पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स आते हैं वो ऑलवेज आपके पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस के होते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ क्वेश्चनरी देयर आर 15 प्रिंसिपल्स टू विच यू शुड अडियर। बोलता है जब हम क्वेश्चनरी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 15 प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है। बोलते हैं इनमें से ऑप्शंस में से आपके पास एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको आप अडियर नहीं करते हो, ठीक है। पहला, डू नॉट यूज़ लीडिंग और लोडेड क्वेश्चंस, तो ये आपके पास प्रिंसिपल है। अवॉइड डबल बर्ल्ड क्वेश्चंस, ये भी आपके पास एक प्रिंसिपल है क्वेश्चनरी प्रिपेयर करने का। अवॉइड डबल नेगेटिव्स, तो ये भी आपके पास एक प्रिंसिपल है क्वेश्चनरी प्रिपेयर करने का। तो डी ऑप्शन जो है गाइज इसका राइट आंसर है, जिसको हम जो है यूज़ नहीं करते हैं, ये प्रिंसिपल नहीं आता हमारे पास क्वेश्चनरी को कॉन्स्ट्रक्ट करने का। अवॉइड यूजिंग मल्टीपल आइटम्स टू मेजर सिंगल कॉन्स्ट्रक्ट, एक सिंगल कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हम मल्टीपल आइटम्स को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, Which of the following terms best describe data that were originally collected at an earlier time by a different person for a different purpose। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है कि जो ओरिजिनली जो कलेक्टेड की थी, ठीक है, यानी कि डेटा जो ओरिजिनली कलेक्ट किया था एट एन अर्लियर टाइम, ठीक है, पहले किसी डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट पर्पज़ के लिए जब हम यूज़ करते हैं। देखिए डिफरेंट पर्सन अगर डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया हुआ था तो वो सेकेंडरी डाटा हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं गाइज, द डेटा विच इज़ जनरेटिव विद इन द कंपनी सच एज रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज क्लासिफाइड। देखिए विद इन द अगर कंपनी गाइस तो वो हमारे पास सिंपल क्या जाता है, इंटरनल सेकेंडरी डेटा सोर्स आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंपनी के आउटसाइड अगर होता तो हमारे पास क्या जाना था, एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा सोर्स आ जाता है। तो डेटा विच इज़ जनरेटेड विद इन द कंपनी एज रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ तो हमारे पास इंटरनल आ जाता है। 75 क्वेश्चन करते हैं गाइस, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 15 ईयर्स, वन ऑफ आउट ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स 14 ईयर्स एंड दैट ऑफ द अदर 9 स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स, द एज ऑफ द 15th स्टूडेंट इज। तो हमने देखिए 15th जो स्टूडेंट है उनके उसकी हमने एज कैलकुलेट करनी है। तो बोलता है 15 स्टूडेंट्स जो हैं, बोलता है उनकी एवरेज कितनी है क्लास में, 15 ईयर्स है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनकी टोटल एज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल एज को कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी एवरेज एज होती है तो एवरेज एज को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके ये एज से, जो भी हमारे पास है एवरेज एज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से हमारे पास टोटल एज आ जाता है। तो हम क्या करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फिर हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं जो आपके पास बोलता है 15 स्टूडेंट्स है ऑफ अ क्लास 15 ईयर्स के हैं वो। तो यानी कि एवरेज एज जो है 15 स्टूडेंट्स की ऑफ अ क्लास 15 ईयर्स है। और आप देखिए आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर्स, तो 5 स्टूडेंट्स उनकी एवरेज एज आपके पास कितनी 14, तो ये टोटल निकल जाती है। एंड दैट ऑफ द अदर 9 इज 16, जो अदर 9 है उनकी कितनी है 16 है। सिंपल है, आपके पास 15 स्टूडेंट्स की एज निकल गई यहाँ पे। तो 15 आपके पास कितना हो जाता है 225 माइनस इसको अगर आप करोगे तो ये आपके पास आ जाता है गाइस 214। तो देखिए ये आपके पास आ जाता है गाइस यहाँ पे 11 ईयर। तो जो एज है 15 स्टूडेंट्स की आपके पास क्या है 11 ईयर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलते लेट ए एंड एफ बी इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इफ़ पी एस कंडीशनल एफ। यहाँ पे आपके पास क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पी एस एफ का मतलब ये होता है कि एफ आपके पास अक्कड़ हो चुका है, हमने एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज़ अक्कड़, इसका मतलब ये होता है गाइस। अगर ये इसके पास गिवन होता है तो देखिए हमारे पास इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कंडीशन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ होता है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
एस गिवन दैट, है ना, एक कंडीशन है, गिवन दैट एफ एज अकर्ड, ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। एस आपके पास क्या एक सैम्पल स्पेस है, तो सिंपल है गाइस, देखिए सैम्पल स्पेस है ना, तो सैम्पल स्पेस की इंटरसेक्शन आपके पास किसी इवेंट के साथ क्या होगी, सिंपल है, वो इवेंट ही होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन आपके पास जो होती है, जो भी छोटी वाली चीज़ आपके पास होती है वही कॉमन में आ जाती है, डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या जाता है यहाँ पे आंसर 1। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए राइट आंसर रहता है गाइस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 77। बोलते हैं बेग हैज़ 5 वाइट मार्बल्स, ठीक है, तो 8 रेड मार्बल्स एंड 4 पर्पल मार्बल्स। इफ़ वी टेक अ मार्बल रैंडमली देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्पल मार्बल जो है वहाँ से आपने नहीं निकाला हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं पर्पल मार्बल की। अब देखिए यहाँ पे टोटल बॉल आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 17 है, ठीक है, और पर्पल बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, 4/17 होगी। सिंपल है, हमें बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल, हमें पर्पल मार्बल नहीं चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। 17 - 4 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा, 17 - 4 आपके पास कितना जाता है, 13/17, तो ये आपके पास इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए गाइज, आपके पास किस में गिवन है, डेसिमल में गिवन है, तो डेसिमल में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो ऑप्शन डी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, ठीक है, 78 है। बोलता है विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो बोलता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस पीरियड में हुआ था, ठीक है, 1901, 1921, 1921। तो ये आपके पास पीरियड है गाइज, आपके पास यहाँ पे, तो ये इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड आपके पास कौन था यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ गाइज। 79 क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो बोलते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है यहाँ पे, एग्रीगेटिव मेथड है, रिलेटिव मेथड है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम। तो देखिए इंडेक्स नंबर जब मैंने पढ़ाए गाइज, अभी नहीं पढ़ाए हुए हैं, बट इंडेक्स नंबर्स को जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट करने का मेथड है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज़ रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Last question of the day guys, from the data A is equal to 120, B is equal to 165, AB is equal to 160, N is equal to 400, तो check whether it is जो आपके पास यहाँ पे डेटा गिवन है, ठीक है, आपने ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है, नॉट कंसिस्टेंट या दोनों है। तो ठीक है, इस कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट डेटा क्या होता है, जो हमारे पास टेबल होता है एट्रीब्यूट का, उसमें हमारे पास अगर कोई नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है, ठीक है, तो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी जब हमारे पास आ जाती है तो उस वक्त हमारे पास जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉट कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, या उसको हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास जितना भी डेटा है एक एट्रीब्यूट्स के टेबल में सारे अगर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज़ के हैं, उस वक्त हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट डेटा कहते हैं। ठीक है, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास देखिए एन का फॉर्मूला होता है गाइज, आपके पास ए इंटू बी ओवर ए बी, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला होता है। अब देखिए जब इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, तो ये आपके पास 400 से अगर कम आ गया, ठीक है, अगर 400 से आपके पास कम आ गया तो ये आपके पास क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट डेटा होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज यहाँ पे वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके मैथ्स, साइंस और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।